Neo-colonial shadows on Trump, Greenland and his Davos talk. न्यू का मतलब होता है, जिस भी वर्ड में नियो लग जाए उसका मतलब होता है मॉडर्न, और कोलोनियल का मतलब होता है जब पावरफुल कंट्रीज लेस पावरफुल कंट्रीज को कंट्रोल, उनकी टेरिटरी को कंट्रोल करना या उनको खुद में मिलाना शुरू कर देते हैं, तो उस एक्ट को कोलोनियल बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन ने बहुत सारे कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, इन सभी को अपनी कॉलोनीज बनाया था बिकॉज इट वॉज मोर पावरफुल. क्लियर हो गया? तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि अब हमें जो हिस्टोरिकली ब्रिटेन ने कॉलोनीज बनाई थी और बाकी लेस पावरफुल कंट्रीज के टेरिटरी को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, उनकी शेडोज दिखाई देने लग गई हैं, दोबारा से वो चीजें हमें दिखाई देने लग गई हैं, दो इन मॉडर्न फॉर्म. ये एडिटोरियल ट्रम्प, ग्रीनलैंड और दावोस में उन्होंने जो बोला है उसके ऊपर है. तो बेसिकली अभी हम सबको पता है दावोस में अभी एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुई थी. दावोस कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है. ठीक है. अब ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इज ड्राइविंग यूएस अलाइज टुवर्ड्स चाइना विद हिज एंटिक्स. डोनाल्ड ट्रंप अपने फ्रेंड्स को, सपोर्टर्स को चाइना की तरफ धकेल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं विद हिज एंटिक्स, अपने फनी और सिली बिहेवियर की वजह से. US President Donald Trump's neo-colonial posturing at the World Economic Forum in Davos could mark the opening salvo of what may be termed great power climate wars. US President Trump की न्यू colonial gestures जो हैं, posturing का मतलब gesture होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज होता है. ठीक है. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दावोस में डोनाल्ड ट्रंप की न्यू कॉलोनियल पोस्चरिंग और बॉडी लैंग्वेज वो मार्क कर सकती है, दर्शा सकती है, सजेस्ट कर सकती है अ फ्रेश साल्वो. ओपनिंग ऑफ साल्वो का मतलब हो गया युद्ध में जो इंसान पहले निशाना लगाते हैं उसे बोलते हैं दैट हैज ओपनड, दैट पार्टी हैज ओपनड साल्वो. क्लियर हो गया? युद्ध में पहले निशाना लगाने वाले को बोलते हैं दैट पर्सन हैज ओपनड द साल्वो. तो यहाँ क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे ग्रेट पावर्स के बीच में जो क्लाइमेट वॉर चल रहा है ना, ग्रेट पावर्स के बीच में जो क्लाइमेटिक वॉर चल रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावोस में अभी हुई थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्चरिंग, अपनी जेस्चर, अपनी बॉडी लैंग्वेज से पहला निशाना लगाया है. क्लियर हो गया? एन आयरनी, और आयरनी ये है गिवन दैट इट इज बीइंग वेस्ड बाय अ क्लाइमेट चेंज डिनायर. और ये पहला निशाना उस बंदे ने लगाया है जो कि क्लाइमेट चेंज जैसी किसी भी चीज को मानता ही नहीं है, उसको डिनाई करता है. तो हु इज अ डिनायर? डिनायर इज डोनाल्ड ट्रंप. एंड बच्चों देखो, आयरनी है ना, बचपन से आप रट रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा. मैं एक सेंटेंस में आपको क्लियर कर देती हूँ. द मैन डाइड in a car accident though returned safe from war. इस सेंटेंस से आपको क्लियर हो गया होगा कि आयरनी का मतलब क्या है, कि जो इंसान है वो वॉर से तो बिल्कुल सुरक्षित लौट के आ गया लेकिन एक्सीडेंट में खत्म हो गया. तो कार एक्सीडेंट में तो वो खत्म हो गया और वॉर से बच के वापस आ गया. तो ये बेसिक एग्जांपल किसका है? आयरनी का है. तो आयरनी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ही क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते रहे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ग्रेट पावर्स के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें पहला निशाना उन्होंने खुद ने साधा है. एज ग्लोबल वार्मिंग इज रैपिडली मेल्टिंग आर्कटिक पोलर आइस. ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से, रैपिडली का मतलब होता है वेरी फास्ट, इन अ फास्ट मैनर. मेल्टिंग का मतलब पिघला रही है. आर्कटिक सर्कल पर जो आइस है उसको, ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारी अर्थ का जो ऊपर वाला पोल है उसे आर्कटिक सर्कल बोलते हैं. सर्कल क्योंकि स्फेरिकल शेप है, इलिप्टिकल, स्फेरिक या स्फीयर है अर्थ, तो इस पर जो आइस है वो बहुत तेजी से पिघल रही है. इट हैज शार्पन इंटरेस्ट इन द नॉर्दर्न सी रूट, और इसकी वजह से
जो बर्फ पिघलने की वजह से उसने नॉर्दर्न सी रूट में इंटरेस्ट जो है उसको शार्प कर दिया है, डिस्टिंक्ट कर दिया है, प्रोनाउंस्ड कर दिया है। ठीक है, अब ये नॉर्थ सी जो है ना बेसिकली बच्चों, ये आइस पिघलने की वजह से ही बना है। और आप मुझसे पूछोगे नॉर्दर्न सी क्या है, तो बेसिकली ये अटलांटिक ओशन जो है ना उसी का पार्ट है। जो ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट है, उसे बोलते हैं नॉर्थ सी। और अगर आप बोलोगे इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर यूरोप, देन यहाँ पर अफ्रीका, यहाँ पर एशिया, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन उसके ऊपर कनाडा, ये इसकी लोकेशन है। तो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया है आर्कटिक आइस के पिघलने की वजह से, which promises to cut shipping time between East Asia, Western Europe and North America। तो इस टाइम के कम होने, बर्फ पिघलने की वजह से जो नॉर्दर्न सी रूट बना है, जो रास्ता बना है, उसने शिपिंग टाइम यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिप में ले जाने वाला जो टाइम है ईस्ट एशिया, वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच, उसको कम कर दिया है। द रूट ऑल्सो कैरीज जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, और जो ये रास्ता है उसके अपने कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन पे बेस्ड कुछ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी लेकर आता है ये रास्ता। तो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या है कि कुछ इन्फरेंसेस लेकर आता है, आप इससे कुछ निकाल सकते हो, कुछ मीनिंग निकाल सकते हो। और जो जियोपॉलिटिकल का मतलब होता है, दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो जियोग्राफी और दूसरा पॉलिटी। तो जब किसी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं तो उसे क्या बोलेंगे, जियोपॉलिटिकल। अब देखो, ये मैंने आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ये बेसिकली आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसे नॉर्थ सी बोला जाता है, जो कि आर्कटिक सर्कल पे बर्फ पिघलने की वजह से ये रास्ता बन गया है। एस शेप में बेसिकली ये है। यहाँ पर ऊपर यूरोप है और आप देखो यहाँ पर एशिया है। तो ये जो रास्ता जो क्रिएट हुआ है ना, उससे ट्रेडिंग बहुत आसान हो गई है। ठीक है, ट्रेडिंग नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, ऊपर दिख रहा है आपको, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है। तो इनके बीच में जो ट्रेडिंग है ना वो आसान हो गई है। It enables tighter trade and market integration between China and the Western Hemisphere। और जो अभी हम नॉर्थ सी की बात कर रहे थे ना, उस नॉर्थ सी ने ट्रेड और मार्केट को चाइना और वेस्टर्न हेमिस्फेरिक कंट्रीज के बीच में और ज़्यादा मजबूती से जोड़ दिया है। सो देखो, अर्थ को हम बेसिकली 4 हेमिस्फेयर में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ऊपर वाला पूरा हमारा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, और नीचे वाला पूरा हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। हमें अच्छे से पता है ये बात। अब जो ये, अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें तो ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और अगर इस वाले पोर्शन की बात करें पूरे की तो ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फेयर। क्लियर हो गया, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये सदर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अब ये कह रहे हैं चाइना किस में लाई करता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में चाइना को वेस्टर्न हेमिस्फेयर के साथ जोड़ दिया है नॉर्थ सी ने। An outcome Mr. Trump has often sought to obstruct, और ये एक ऐसा नतीजा है, यानी कि जो ट्रेड इंटीग्रेशन हो गया है नॉर्थ का वेस्ट के साथ, इसको ट्रंप ने हमेशा ही ऑब्स्ट्रक्ट किया है, हिंडर किया है, ब्लॉक करने की कोशिश की है। एट दावोस में हिज रिन्यूड सजेशन, उनके जो नए सजेशन थे, रिन्यूड मतलब मॉडिफाइड, दोबारा से जिनको रिन्यू किया गया, उनके सजेशंस दैट द यूएस कुड परचेज ग्रीनलैंड हैज रेटल्ड अलाइज। उनका जो सजेशंस थे कि यूएस जो है वो परचेज कर सकता है ग्रीनलैंड को, उसने अलाइज के दिमाग में घंटी बजा दिया। रेटल्ड का मतलब क्या होता है, एंग्जाइटी पैदा कर देना, टेंशन पैदा कर देना। ठीक है, रेटल्ड मीन्स टू अलार्म समवन। तो उनके जितने भी दोस्त हैं उनके दिमाग में घंटी बजा दी है, उनको टेंशन में डाल दिया, उनको अलार्म कर दिया। एंड रिवाइव कोलोनियल एंग्जाइटी, और उन्होंने रिवाइव का मतलब होता है रिससिटेट, मतलब दोबारा से जान डाल देना, दोबारा प्राण फूंक देना किसी चीज में। कोलोनियल एंग्जाइटी का मतलब क्या है, देखो किसी समय में जो ग्रेट ब्रिटेन होता था ना, वो सारे कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज बनाता था। ऑस्ट्रेलिया को बना लिया, कनाडा को भी बना लिया, अमेरिका को भी बना लिया, ये सब कॉलोनीज थी। यू विल बी सरप्राइज टू नो, जिसको नहीं पता है उसको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि अमेरिका वॉज वंस अ कॉलोनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ग्रेट ब्रिटेन इतने सारे कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बना रहा है
तो ग्रेट ब्रिटेन के लोग किसी भी कॉलोनी में वहां की इंडिजिनस पॉपुलेशन से कम ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? भाई ग्रेट ब्रिटेन अपने कितने लोगों को किसी जगह भेज सकता है? 100 को, 1000 को, 5000 को। लेकिन वहां की जो इंडिजिनस का मतलब होता है लोकल, लोकल पॉपुलेशन तो 5000 से ज्यादा होगी। तो इतने कम लोग जो इतने ज्यादा लोगों पे शासन कर रहे हैं, तो उनको क्या बना रहेगा? हर समय डर बना रहेगा। तो दिस इज colonial anxiety. We have to exploit the economic resources of the colonies. तो उनको हर समय एंजाइटी बनी रहती थी, डर बना रहता था कि कभी भी इंडिजिनस लोग उनको जान से मार भी सकते हैं और कभी ग्रेट ब्रिटेन भी उनको मरवा सकता है अगर उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के आदेशों का पालन नहीं किया तो। ठीक है, तो colonial anxieties को दोबारा से जिंदा कर दिया है। द रिमार्क केम इवन एज सारा ओल्सविक, चेयर ऑफ द इनुइट सर्कमपोलर काउंसिल, हैज सेड that there is no such thing as better colonizer, reflecting on over 3 centuries of Danish rule. देखो ध्यान से समझना, एक यहाँ पर इन्होंने इनुइट सर्कमपोलर काउंसिल की बात करी है, उसकी जो चेयरपर्सन है सारा ओल्सविक, ये पहले ही ये चीज कह चुकी है, हैज सेड यानी परफेक्ट में चला गया सेंटेंस, ये पहले ये चीज कह चुकी है कि बेटर कोलोनाइजर जैसी कोई चीज नहीं होती। मतलब क्या हुआ? अमेरिका जो अब ग्रीनलैंड पर कॉलोनी बनाने जा रहा है और कह रहा है कि हम अच्छे शासक कॉलोनाइजर साबित होंगे ग्रेट ब्रिटेन के कंपैरिजन में, तो इनका ये कहना है कि अच्छे कॉलोनाइजर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। रिफ्लेक्टिंग ऑन ओवर 3 centuries ऑफ डैनिश रूल, इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया है वो डेनमार्क का ग्रीनलैंड के ऊपर लगभग 300 साल से जो रूल है उसके बारे में सोच विचार करके उस पर अपने थॉट को शेयर करके दिया है। लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने ये रिमार्क दिया, इवन एज सारा ओल्सविक ऑलरेडी ये कह चुकी थी कि कोई भी कॉलोनाइजर बेटर कॉलोनाइजर जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हम ग्रीनलैंड को परचेज करना चाहते हैं। आगे बढ़े, और एक चीज और है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि बेसिकली इनुइट्स कौन है। इनुइट्स जो मैंने आपको पहले एक इसमें मैप बना के दिखाया था ना, तो इनुइट्स जो है ना वो बेसिकली पोलर रीजन के आसपास रहने वाले हैं। तो यहाँ तो देखो कनाडा है, कनाडा बहुत छोटा छोटा, मतलब ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे ना तो कनाडा बहुत छोटे छोटे लैंड मासेस हैं कनाडा में, तो उनमें रहते हैं। फिर यहाँ पर आपका देखो ग्रीनलैंड है इस जगह पे, तो ग्रीनलैंड में ऊपर ऊपर पोर्शन पे रहते हैं। फिर यहाँ पर आपका रशिया आ जाएगा, तो आपको मान के चलो कि नॉर्थ पोल के पास या आर्कटिक सर्कल के पास एक इंडिजिनस ट्राइब है, वहां के लोकल पॉपुलेशन है, उसे इनुइट बोलते हैं। ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजिक वैल्यू इज अनडिनाइबल, मतलब ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक वैल्यू को कोई नकार नहीं सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता। इट इज वर्दी टू बी एडमिटेड, इसको स्वीकार करना जरूरी है। China has conducted trial commercial voyages through the NSR, promoting it as a shorter and potentially lower emission shipping route. चाइना ने ऑलरेडी टेस्ट ट्रायल्स कंडक्ट कर लिए हैं नॉर्थ सी रूट पर, जहां इसने अपनी कॉमर्शियल शिप्स को सामान के साथ भेजा है और इसने एनएसआर को यानी नॉर्थ सी रूट को सबसे छोटे सी रूट जैसे प्रमोट भी किया है, बढ़ावा भी दिया है। एंड ये भी कहा है कि इस रूट पर सबसे कम एमिशन होगा, क्योंकि छोटा रूट है, ऑब्वियस सी बात है, छोटा रूट है, तो जो शिप से एमिशन होगा कार्बन का वो भी कमी होगा पोटेंशियली, यानी बहुत मेजरली सिग्निफिकेंटली। शिपिंग रूट होने की वजह से, ठीक है, ये सबसे छोटा शिपिंग रूट होने की वजह से, इवन दो इट्स एग्जिस्टेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लाइमेट ब्रेकडाउन, जो कि मैंने पहले आपको बताया था ना कि जो नॉर्थ सी रूट कहाँ से आया, आर्कटिक सर्कल की जो बर्फ थी ऊपर वो पिघली और अब नॉर्थ सी रूट क्रिएट हो गया। ये पूरा आपका अटलांटिक ओशन है सी एस की शेप में, और ऊपर वाले पोर्शन को नॉर्थ सी रूट बोलते हैं। तो ये बना ही किसकी वजह से, आर्कटिक सर्कल की बर्फ पिघलने की वजह से, क्लाइमेट ब्रेकडाउन होने की वजह से ये हुआ है। ठीक है, तो चाइना को ये बात अच्छे से पता है कि बर्फ पिघलने की वजह से नॉर्थ सी रूट बना है, क्लाइमेट चेंजेस होने की वजह से सी रूट बना है। उसके बावजूद नॉर्थ सी रूट को चाइना प्रमोट कर रहा है, क्या कह के बढ़ावा दे रहा है कि ये सबसे छोटा और यहाँ पर सबसे कम कार्बन एमिशन होता है।
Chinese firms have also shown sustained interest in Greenland's significant mineral wealth, particularly rare earths. और चाइना की जो फर्म्स हैं उन्होंने भी लगातार अपना इंटरेस्ट शो किया है ग्रीनलैंड के महत्वपूर्ण मिनरल वेल्थ में, खास तौर से रेयर अर्थ मिनरल्स में. तो बेसिकली सस्टेन्ड का मीनिंग क्या होता है? परमानेंट, परसिस्टेंट, कांस्टेंट, रेगुलरली. सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, मेजर, वैल्यूएबल, इंपॉर्टेंट. और रेयर अर्थ का मतलब देखो बच्चों क्या होता है. बेसिकली रेयर अर्थ का आजकल बहुत आप लोग सुन रहे होंगे. ये वो मिनरल्स हैं जिनसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बूम आएगा, बहुत तेजी से उछाल आएगा. यहाँ मैंने आपको केमिकल सिंबल्स के थ्रू ये दिखाया जरूर है, हालांकि इनमें से कुछ ही ऐसे होंगे जिनका नाम आपको पता होगा. और ये रेयर अर्थ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कि मोबाइल से रिलेटेड जो चिप्स वगैरह बन रही हैं, मॉडर्न वारफेयर में जो जो चीज़ें यूज़ में आने वाली हैं, मिसाइल्स के लिए कौन सी जरूरी है, विंड टर्बाइंस के लिए कौन सी ज़रूरी है, डिफेंस में कौन सी यूज़ में आने वाली है, तो उनके लिए ये रेयर अर्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. स्कैंडियम, इट्रियम, लिथेनियम, शेरियम, ये सारी हैं, यहाँ मैंने शो किया है. तो ये रीज़न है. अब आपको समझ में आ गया होगा रेयर अर्थ के लिए ग्रीनलैंड को लेके आपाधापी बनी हुई है. चाइना और यूएस के बीच में यहाँ दिखाई दे रहा है क्लियर कट. फॉर मिस्टर ट्रम्प हु हैज वेपनाइज्ड ट्रेड and was forced to moderate tariffs against China due to Beijing's dominance over rare earth supply chains. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रहे मिस्टर ट्रम्प के लिए जिन्होंने ट्रेड को हथियार बना लिया है, वो मजबूर हो गए कि अपने टैरिफ्स को आप कम करें जो उन्होंने चाइना के अगेंस्ट लगाए थे. क्यों कम करें? क्योंकि बीजिंग का डोमिनेंस है. क्या है? डोमिनेंस है, कंट्रोल है. किसके ऊपर? रेयर अर्थ सप्लाई चेन के ऊपर पूरा का पूरा इसका डोमिनेंस है, कंट्रोल है. इसलिए मिस्टर ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए थे चाइना के ऊपर उन्हें मॉडरेट कर दिया, कम कर दिया. सच एक्टिविटी इज इजीली फ्रेम एज स्ट्रेटेजिक इंक्रोचमेंट इनटू अमेरिकाज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. और ये जो एक्टिविटी है, मतलब बीजिंग का जो कंट्रोल है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, इसका कंट्रोल रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई चेन पर जो है, उस चीज ने को इजीली अमेरिका क्या समझ रहा है कि अमेरिका का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, मतलब जो पूरे वर्ल्ड में इसका जो दबदबा कायम है उसमें चाइना एनक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहा है, फोर्सफुली घुसने की कोशिश कर रहा है, इस एनक्रोचमेंट को कम करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, स्ट्रेटेजिक एनक्रोचमेंट, जबरदस्ती घुस जाना, एनक्रोचमेंट को बोलते हैं. स्ट्रेटेजिकली मतलब एक स्कीम के तहत, प्लान के तहत. Yet extraction in Greenland would be neither easy nor uncontested. तब भी एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है जमीन से किसी चीज को निकालना. यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल की बात हो रही है, इसलिए एक्सट्रैक्शन का मतलब जमीन से रेयर अर्थ मिनरल को निकालना ग्रीनलैंड में ना तो आसान होगा और ना ही अनकंटेस्टेड, मतलब ऐसा कि जिसमें कोई दावेदारी करे ही ना, जिसको कोई अपोज करे ही ना. यानी कि ऑपोजिशन भी होगी और मुश्किल, एक्सट्रैक्शन करना मुश्किल भी होगा. मच ऑफ द मिनरल वेल्थ इज बरी डीप अंडर परमानेंट आइस. अब इन्होंने पहले वाले जो कहा था ना कि एक्सट्रैक्शन इजी नहीं होगा, उसका जवाब दिया क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये परमानेंट आइस के नीचे बहुत गहरा दबा हुआ है. एंड लोकल रेसिस्टेंस इज लाइकली, और अनअपोज का यहाँ पर दे दिया रीजन, क्योंकि ग्रीनलैंड में रहने वाले जो लोग हैं ना, वो रेसिस्ट करेंगे, वो विरोध करेंगे, वो एक्सट्रैक्शन नहीं करने देंगे. Greenlanders have fought long struggle for political and economic sovereignty. ये कह रहे हैं ग्रीनलैंड में रहने वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पर संप्रभुता बनाने की, इंडिपेंडेंट होने की, अपना खुद का इंडिपेंडेंट कंट्रोल करने की. अचीविंग एनहांस सेल्फ रूल ओनली इन 2009. और उस लंबी लड़ाई के बाद 2009 में इन्हें सेल्फ रूल मिला. एनहांस्ड का मतलब बड़े लेवल पर, पहले कम टेरिटरी पर इनको सेल्फ रूल मिला था, अब वो एनहांस हो गया, उसका एरिया बढ़ गया. एनहांस्ड का मतलब. Recent opinion polls suggest that an overwhelming majority of Greenland's population oppose any form of American rule. और अभी इन्होंने ओपिनियन पोल कंडक्ट कराई है किसी बॉडी ने, उसने ये बताया है कि ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बहुत बड़ी अमाउंट में, बहुत बड़ा
जो लोग हैं, मेजॉरिटी है ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन की, उन्होंने किसी भी फॉर्म में अमेरिकन रूल का खास तौर पर विरोध किया, साफ साफ विरोध किया है. Nevertheless, Mr. Trump claimed on the sidelines of Davos that Washington had reached a framework with the European Union, addressing US security and resource interest. अब ये कह रहे हैं उसके बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, मिस्टर ट्रम्प के जो ये दावे हैं, जो उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन ने यूएस की सिक्योरिटी और रिसोर्स इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वॉशिंगटन ने जो फ्रेमवर्क दिया था, एक मसौदा तैयार करके उनको दिया था, उसको अग्री कर लिया. रीच का मतलब होता है एक अग्रीमेंट पर पहुंच जाना, सहमति पे पहुंच जाना. ठीक है, और ये कहाँ हुआ है, कहाँ पर उन्होंने ये चीज क्लेम करी है? उन्होंने क्लेम की है दावोस में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में. और साइडलाइंस का मतलब देखो बच्चों क्या होता है. दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुई, उसके मेन इश्यूज ये थे. और साइडलाइंस का मतलब क्या हो गया? किनारे वाली चीज, साइडलाइंस बोलते हैं किनारे वाली चीज को. तो मेन इश्यूज के बाहर साइड वाले जो इश्यूज थे, उन साइडलाइंस पर बात करते हुए ट्रंप ने यह दावा किया है कि यूरोपियन यूनियन भी उस फ्रेमवर्क पर अब पहुंच गया है, उसने सहमति जता दी है, जो कि यूएस की सिक्योरिटी और रिसोर्स इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं. और कहाँ की बात हो रही है? ग्रीनलैंड की. ठीक. नाउ media reports of proposals allowing indefinite American basing rights and access to subsoil resources reinforce the perception that this push is driven less by security than by extraction and control. अब मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ प्रपोजल्स, जो प्रस्तावों को मान लिया गया है कि अमेरिका के बेसिंग राइट्स कहाँ पर? ग्रीनलैंड में इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए होंगे, अनिश्चित काल के लिए होंगे, और अमेरिका को मिल जाएगा सब सॉइल, यानी कि ग्रीनलैंड की सॉइल में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उन पर अधिकार, एक्सेस टू सब सॉइल रिसोर्सेज. ठीक है, ग्रीनलैंड की धरती में जो रेयर अर्थ मिनरल हैं उन पर अमेरिका को अधिकार मिल जाएगा. रीइंफोर्स द परसेप्शन, इस परसेप्शन को और मजबूत कर देता है, सपोर्ट कर देता है, दैट दिस पुश इज ड्रिवन, कि ट्रंप का बार बार लगातार जो ये धक्का है कि ग्रीनलैंड हम खरीदना चाहते हैं, हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, उस धक्के को लेकर क्या परसेप्शन देता है लोगों को कि ये जो इनका पुश है वो सिक्योरिटी से कम जुड़ा हुआ है, बल्कि रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन और ग्रीनलैंड के कंट्रोल से ज्यादा जुड़ा हुआ है. बच्चों देखो रीइंफोर्स क्या होता है, मैंने दिखाया ना यहाँ पे, द कॉबलर ही इज माइंडिंग शू, है ना, और उसमें वो क्या कर रहा है, बहुत सारे नील्स लगाएगा, लेदर का टुकड़ा लगाएगा. तो किसी चीज को जोड़ने के लिए जब आप एक्स्ट्रा एडिशनल मटेरियल लगाते हो तो उसे बोलते हैं रीइंफोर्स करना और मजबूत कर देना. ठीक है, समझ में आ गया? तो ये कह रहे हैं कि बार बार अमेरिका में जो ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे बेसिक राइट्स को एक्सेस मिल जाएगी, हमें ग्रीनलैंड दे दो, हमारा जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है ग्रीनलैंड से, वो लोगों का जो परसेप्शन, नजरिया इस हरकत के पीछे लोगों का जो बन रहा है वो और ज़्यादा मजबूत हो रहा है कि एक्चुअली जो ये बार बार रेटरिक दे रहे हैं ट्रम्प, वो उनकी सिक्योरिटी इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ रेटरिक नहीं है, बल्कि वो ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और ग्रीनलैंड को कंट्रोल करना चाहते हैं. ठीक है. दावोस लॉन्ग प्रोजेक्टेड एज अ फोरम फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन, बहुत लंबे समय से जो दावोस था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो थी, वो ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए था. उसका प्रोजेक्शन यानी उसको जो स्वीकार किया गया था, उसका जो गठन किया गया था, वो ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए किया गया था. अपीयर्ड दिस ईयर, इस साल ऐसा लगा, इट हैज बिकम अ स्टेजिंग ग्राउंड फॉर रिसर्जेंट रिसोर्स नेशनलिज्म, कि इस साल ये एक स्टेज बन गया है. एक स्टेज की जगह स्टेजिंग ग्राउंड का मतलब हो गया एक ऐसी ग्राउंड है जिस पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके लिए? मुझे ये जो रिसोर्स है उस पर अपने राष्ट्र की दावेदारी कर रहे हैं. ठीक है, और रिसर्जेंट का मतलब होता है रिवाइव्ड, बार बार दावेदारी कर रहे हैं. ठीक है, और इन डूइंग सो, ऐसा करने में, इट मे हैव शोन द सीड्स ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ऐसा करने में ऐसा हो सकता है कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के बीज ये डाल दें, बो दें.
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बीज ये बो दें, अंडरमाइन द वेरी रूल्स बेस्ड सिस्टम दैट पोस्ट वॉर अमेरिका वंस बिल्ड, जिससे रूल बेस्ड सिस्टम जो कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर टू के बाद, पोस्ट वॉर का मतलब बाद में होता है, पोस्ट का मतलब बाद में, वॉर के बाद में, वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका ने एक समय ये खुद ही रूल बेस्ड सिस्टम बनाया था और वो खुद ही अब इसको अंडरमाइन कर रहा है, इसकी पोजीशन, इसकी वैल्यू, इसकी सिग्निफिकेंस को कम कर रहा है। आयरोनिकली, अगेन आयरोनिकली, मैंने क्या बताया था, आयरनी को समझने का क्या मतलब, क्या एक सेंटेंस बताया था बहुत इजी, दैट द पर्सन डायड इन कार एक्सीडेंट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द वॉर, वॉर से जिंदा बच के आ गया लेकिन कार एक्सीडेंट में मर गया, तो दुर्भाग्य की बात है, बहुत आयरनी है। सो आयरोनिकली बाय एलिनेटिंग अलाइज, अपने दोस्तों को, सपोर्टर्स को अपने से एलिनेट करके, दूर करके, मिस्टर ट्रंप में बी नजिंग देम टुवर्ड्स, मिस्टर ट्रंप उनको बेच सकते हैं बीजिंग के पास, चाइना के पास, अ चाइना दैट हैज नाउ अराइव्ड एज अ फुल स्पेक्ट्रम ग्रेट पावर, एक ऐसा चाइना जो अब पूरा ग्रेट पावर यानी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ग्रेट पावर बन चुका है। ठीक है, सो देखो द टर्म न्यू कॉलोनियल पोस्चरिंग, फ्रेंड्स आप लोगों ने ना, सबने मुझे अपना परफॉर्मेंस नहीं भेजा है आरसी में 10 में से कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर पाते हो, सिर्फ अमृत और रितेश ने मुझे अपनी परफॉर्मेंस बताई है, बाकी सब लोग भी बताओ जिससे आप लोग अपनी इंप्रूवमेंट को मेजर कर पाओ। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि स्क्रीन को पॉज करके आप क्वेश्चंस के आंसर्स कर लो एंड मैं जब बताऊंगी तो रीचेक कर लो कि कितने ठीक है, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज द टर्म न्यू कॉलोनियल पोस्चरिंग इन द पैसेज प्राइमरीली रिफर्स टू, न्यू कॉलोनियल जो पोस्चरिंग है वो सेंटेंस में क्या, पैसेज में क्या प्राइमरीली बता रही है, क्या मतलब है उसका न्यू कॉलोनियल पोस्चरिंग का, डिप्लोमेटिक कॉपरेशन अमंग ग्लोबल पावर्स, वो बता रही है कि ग्लोबल पावर्स के बीच में डिप्लोमेटिक कॉपरेशन है। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज, सिस्टम्स और प्लान्स होते हैं उनको आप डिप्लोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, आपके नेशन से रिलेटेड जितने भी प्लान्स और पॉलिसीज हैं वो सब आपके डिप्लोमेटिक कहलाते हैं। तो डिप्लोमेटिकली सारे जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके बीच में कॉपरेशन है नहीं। न्यू कॉलोनियल पोस्चरिंग का मतलब क्या था, ट्रंप ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो जेस्चर्स दिखाए हैं वो न्यू कॉलोनियल यानी कि मॉडर्न कॉलोनियलिज्म रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। तो इसका क्या आंसर होगा, अटेम्प्ट टू exert कंट्रोल ओवर टेरिटरीज इनडायरेक्टली, इसका मतलब यही होगा कि इनडायरेक्टली आप दूसरे कमजोर देशों की टेरिटरीज पर कंट्रोल करना चाहते हैं, यही मतलब होगा ना। कॉलोनियल का मतलब क्या बताया था मैंने, when a powerful country tries to exert control over the territory of less powerful countries, तो यही हो गया exert control, सेम चीज है, राइट। सो आंसर वुड बी सी। देखते चलिएगा कितने आंसर सही हो रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई हैज द नॉर्दर्न सी रूट बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट, तो चाइना ने क्या बोला था कि सबसे छोटा ट्रेड रूट है, कार्बन का एमिशन भी कम होता है, यही रीजंस बोले थे। डायरेक्ट अगर आंसर मिलता है तो सिलेक्शन से जाएंगे। इट रिड्यूसेस शिपिंग टाइम बिटवीन मेजर ग्लोबल मार्केट्स, ठीक है, बाकी एलिमिनेशन से भी देख लो चाहे तो। ये यूनाइटेड स्टेट इसे कंट्रोल करता है, कहीं नहीं बताया। इट अवॉइड्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी की कहीं बात ही नहीं हुई है, नॉर्थ सी की बात हुई है, ठीक है। इट हैज परमानेंटली रिप्लेस ट्रेडिशनल सी रूट्स, परमानेंटली रिप्लेस कर दिया, नहीं बताया, उन्होंने बताया था शॉर्ट टर्म ट्रायल रूट्स कंडक्ट करे चाइना ने और अब वो उसको प्रमोट कर रहा है नॉर्थ सी रूट को, ठीक है। सो दिस इज आंसर वुड बी बी। द ऑथर कंसिडर्स ट्रम्प्स इंटरेस्ट, आंसर अपने मार्क कर लेना स्क्रीन को पॉज करके। द ऑथर कंसिडर्स ट्रम्प्स इंटरेस्ट इन ग्रीनलैंड आयरनिक बिकॉज ही, ऑथर ने ट्रम्प का जो ग्रीनलैंड में इंटरेस्ट है उसे आयरनी बताया है, क्यों, क्योंकि ही डिनाइज क्लाइमेट चेंज वाइल बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, कि वो साफ क्लाइमेट चेंज के बारे में बात नहीं करते, उसको डिनाई करते हैं, कोई चीज नहीं होती क्लाइमेट चेंज ऐसी, जबकि फायदा क्लाइमेट चेंज से उठा रहे हैं। क्या फायदा उठा रहे हैं, नॉर्थ सी रूट पर चाइना का जो कब्जा हो रहा है ना धीमे धीमे, उसमें वो ऑब्स्ट्रक्शन डालें, साफ लिखा हुआ है कि हैज बीन ऑब्स्ट्रक्टिंग, ठीक। सो आंसर वुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 4, चाइनाज इंटरेस्ट इन ग्रीनलैंड इज मेनली ड्यू टू इट्स, ग्रीनलैंड में इंटरेस्ट चाइना का क्यों है, क्योंकि ग्रीनलैंड एग्रीकल्चरल पोटेंशियल रखता है, एग्रीकल्चर की बात नहीं हुई है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, बात नहीं हुई है, ग्रीनलैंड इतना एक्सट्रीम नॉर्थ में लाई करता है ना,
कि वहां पर इतनी ठंड होती है कि यूजुअली टूरिज्म वहां पे फ्लरिश नहीं कर सकता है। नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए लोग जा सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज नॉट द आंसर। सी, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस है ग्रीनलैंड में, किसका? चाइना का। नो, अभी तक हमें ऐसी कोई हिंट नहीं मिली है पूरे पैसेज में, ठीक। मिनरल रिसोर्सेज एंड शिपिंग रूट्स, दिस इज द आंसर, डायरेक्ट आंसर है, क्लियर है। रेयर अर्थ मिनरल्स है और नॉर्थ सी रूट है वहां पर, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई वाज द यूएस फोर्स टू मॉडरेट टैरिफ्स अगेंस्ट चाइना? यूएस ने इतने टैरिफ लगा दिए, 50%, किसी पर 100%, लेकिन चाइना पर जो टैरिफ लगाया उसे कम करना पड़ा, मॉडरेट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि साफ साफ दिया हुआ है चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई चेन पर कंट्रोल कर रखा है। डायरेक्ट आंसर है बी, देखो, चाइनाज कंट्रोल ओवर रेयर अर्थ सप्लाई चेन्स, डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, which of the following best describes Greenlanders political stance as mentioned in the passage? ग्रीनलैंडर का political stance क्या है, ठीक है, उनका मत क्या है, वो क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अमेरिका के साथ मिलना? नहीं। ऑपोजिशन टू एनी फॉर्म ऑफ अमेरिकन रूल्स, उन्होंने बोला कि ओपिनियन पोल कराई गई और ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ने ये कहा है कि उन्हें किसी भी तरीके का अमेरिकन रूल नहीं चाहिए, वो उसके खिलाफ है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर है ऑपोजिशन टू एनी फॉर्म ऑफ अमेरिकन रूल। मीडिया रिपोर्ट्स अबाउट अमेरिकन बेसिंग राइट्स इन ग्रीनलैंड सजेस्ट दैट यूएस मोटिव्स आर ड्रिवन मेनली बाय, यूएस कह रहा है सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, लेकिन मीडिया ने क्या बताया? परसेप्शन को रीइंफोर्स किया और ज्यादा पक्का और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। किस ओपिनियन को? कि एक्सट्रैक्शन और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के इंटरेस्ट हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ट्रम्प्स एक्शंस में अनइंटेंशनली, क्या कर सकते हैं ट्रम्प के एक्शन? रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं? नो वेज पॉसिबल। उसने बोला है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा। आइसोलेट कर देंगे चाइना को डिप्लोमेटिकली? नो। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ट्रम्प के जो एंटिक्स हैं वो अपने एंटिक्स से ड्राइव कर रहे हैं बाकी कंट्रीज को चाइना की तरफ। सो दिस इज नॉट द आंसर। देन सी, पुश यूएस अलाइज क्लोजर टू चाइना। सो अभी हमने डिस्कस किया था कि यूएस खुद अपने दोस्तों को, अपने सपोर्टर्स को चाइना की तरफ धक्का दे रहा है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।